सके, नीचे चाहो तो तकिया रख लो। तो दोस्तों आज हैं हम लोग बोहरीबंद में, और बोहरीबंद में चूँकि आज कुररिया जी को यहाँ आना था, उनसे बात हुई फ़ोन पे और उन्होंने कहा कि मैं बोहरीबंद आ रहा हूँ। तो आज सब लोग हम लोग बोहरीबंद में मिले और कुररिया जी हमारे बीच में हैं। तो स्वागत भी करते हैं आपका कुररिया जी। जी। और स्वागत के साथ चूँकि कुररिया जी जो है बहुत लंबे समय से किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और कुल मिला के पूरे समाज के साथ में समाज की चिंता को लेकर काम कर रहे हैं। तो पहले संक्षिप्त एक परिचय के तौर पे हम कुररिया जी से बात करेंगे कि कुररिया जी आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने इतना कठिन काम कैसे चुना? हम लोग जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गांव से सहज शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, तो उसी समय 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नई शिक्षा नीति की खिलाफत की जा रही थी। तो हम लोग विश्वविद्यालय में सलेन शैली, बादल सरोज, प्रमोद प्रधान जो SFI के नेता थे, इनके संपर्क में आए और फिर हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संगठन SFI से की। तो विश्वविद्यालय में आपने क्या किया है, मतलब थोड़ा? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हमने MSc गणित में किया जी, PG डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया जी, और LLB कर रहे थे जी जी, और ला करने के बाद जब LLM हम छात्र थे जी, उस समय हम लोगों का दमन हुआ, विश्वविद्यालय से निष्कासित किए गए जी, और फिर बाद में ग्रामीण क्षेत्र में जाके इस समाज के सबसे उपेक्षित दलित, आदिवासी, शोषित और किसान जो है इनको संगठित कीजिए। तो फिर 1993 के बाद आके सिहोरा में हमने किसानों के बीच में काम करना शुरू किया। बहुत शानदार। तो दोस्तों, पढ़ने लिखने के बाद जब ये बात समझ में आई कि हमको हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई और हमारा जो ज्ञान है वो उसको हमको कहाँ एक्सपेंड करना है। असल में लोग जब अपनी पढ़ाई लिखाई को सिर्फ व्यक्तिगत एफर्ट के लिए यूज़ करते हैं और व्यक्तिगत सिर्फ आमदनी के लिए यूज़ करने लगते हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई सीमित हो जाती है। और जब हम इसी पढ़ाई लिखाई और इसी ज्ञान को जब हम समाज के लिए करने लगते हैं, तब हम एक तरीके से बागी हो जाते हैं। और कुररिया जी भी जो हैं वो उसी श्रेणी में आ गए और उन्होंने समाज में बदलाव के लिए जो उन्होंने अपना जो समय चुना, वो समाज में बदलाव के लिए अपना काम चुना। तो इस पृष्ठभूमि के साथ में हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ये तीनों कानून आए और जो हमारे पुराने कानून थे, तो ये सरकार क्यों लेके आई उन कानूनों को? ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी कि वो इन कानूनों को लाना पड़ा? पहली बात यह है कि जो तीनों कानूनों को लेकर चर्चा चल रही है, तो अभी तक 2023 1 जुलाई 2024 के पहले तक हिंदुस्तान के अंदर जो न्यायालयीन प्रक्रिया थी वो 3 कानूनों पर आधारित थी, जिसको अपन लोग कहते हैं इंडियन पैनल कोड IPC 1860, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 और भारतीय एविडेंस एक्ट। ये 3 ऐसे थे किन कानूनों के आधार पर हमारे यहाँ पे न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद इस सरकार पूरे देश को तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहती है। आम आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कटौती करना चाहती है। संविधान में जो हमको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, लोकतंत्र में विरोध करने के जो हमको अधिकार दिए हैं, जनतंत्र में अपनी बात रखने के जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इनमें कटौती करना चाहती है और जानबूझ करके जनतंत्र पर हमला करने के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए कानून लेकर के। तो दोस्तों, हम एक जो बहुत बुनियादी बात थी वो हम अभी भूल गए थे असल में, और भूल ये गए थे कि हमने तो कुररिया जी का परिचय करा दिया। बाकी हमारे और भी जो साथी है जो कि यहाँ क्षेत्र में किसानों के साथ काम कर रहे हैं, हम उनका भी एक परिचय करा देते हैं थोड़ा। तो हमारे बीच में है महेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, जिनका अभी पिछले दिनों जो वीडियो आया और काफ़ी लोगों ने उसको सुना और उनके संघर्ष को सुना और बहुत लोगों ने सराहा भी। हमारे बीच में है ताम सिंह जी, जो कि सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत पाकर के, और वो भी यहाँ पे किसान सभा और किसानों के साथ काम कर रहे हैं।
और हमारे बीच में बैठे हैं जो सबसे ऊपर छत पे है वो है नायक जी है, नंद किशोर नायक जी है। तो और मैं खुद विजय पटेल हूँ। तो साथियों, इस पृष्ठभूमि के साथ जो हम अभी बात कर रहे थे उसको तो कुररिया जी, जो आपने ये बात बताई कि ये कानून लाके और जो व्यक्ति के नागरिकों के जो संवैधानिक हक हैं उन हकों को कमजोर करना चाहती है ये सरकार, और इसलिए उन्होंने ये इस तरह से नए कानून बनाए और फिर हमारे सामने लाए हैं। तो इस बात को हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये कमजोर, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये कानून जो है वो हमारे नागरिकों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो है कि कानून बनाने का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं होता जी। कानून का मतलब ये होता है कि लोगों को सस्ता, सुलभ और न्याय मिले और इस तरीके से न्याय प्रणाली विकसित की जाए जिसमें आम आदमी को न्याय के प्रति, कानून के प्रति एक आस्था, उसका एक सम्मान हो। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता पे आई है तो इतने बड़े कानून जैसे मसले पे संसद के अंदर इसने जितना चर्चा करने के लिए समय देना चाहिए आप समय नहीं दे रहे हो। कानून के जो ज्ञाता हैं, विधिवेत्ता जो हैं, लॉ कमीशन के जो लोग हैं, तो आप कानून में अगर बदलाव लाना चाह रहे तो कम से कम पर्याप्त समय मिलना चाहिए था, जो ड्राफ्ट में चर्चा होना चाहिए था। और हिंदुस्तान में आम आदमी का भी जो सुझाव उनको आपको स्वीकार करना था, चर्चा करना था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इसी तरीके से काम करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस देश के अंदर जब कोरोना काल आया, आपदा आया, तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए उसी समय 3 कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आ गई अध्यादेश के मार्फत। वही कोरोना काल के अंदर ये श्रम विरोधी श्रम कानूनों में संशोधन संबंधित एक विधेयक लेके आ गई। और ये जब तीनों नए कानून लेकर के आई है तो ये वही समय है 2023 का, जब इस देश के अंदर जो संसद है, सांसदों को संसद से इनको निष्कासित कर दिया गया। संसद के अंदर बहस नहीं होने दी जा रही थी। कहाँ विपक्षी दलों के सांसद जब संसद के बाहर हैं, संसद के अंदर आप चर्चा नहीं करोगे, तो इतनी जल्दबाजी में लाने का आशय ये है कि इनकी जो नीयत और नियत है उसमें खोट है। बिल्कुल। तो जैसा आपने ये जो बात कही, और इसी बात से ये पता चल रहा है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कि पहली बात तो ये है कि जो हमारी संसद है, हम संसद में उस पर चर्चा होना चाहिए जब इतने बड़े कानून और ऐसे कानून जो हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, हर व्यक्ति को पे वो लागू होते हैं और हर व्यक्ति उससे प्रभावित रहेगा भी भविष्य में, तो ऐसे कानून जो आ रहे हैं तो पहले वो संसद में उन पर चर्चा होना चाहिए, जैसा आपने कहा। फिर उसके बाद जब संसद में चर्चा होने के बाद जो उसके विशेषज्ञ लोग हैं उनके साथ चर्चा होना चाहिए था कि किसी और कानूनों को तो ये सुपरसीड नहीं कर रहे हैं, किसी और कानूनों को तो ये वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को नहीं किया गया और सीधे ये कानून लाए गए, और जो सांसद के जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो संसद के लोग थे, उसमें भी विपक्ष के लोगों को बड़ी मात्रा में विपक्ष से बाहर करके, संसद से बाहर करके ये कानून लाए गए हैं। तो इसी से इनकी मंशा, जैसा आपने बताया, पता चल रहा है कि ये कानून जनता के हित में नहीं है और ये कानून न्याय भी नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि इनको थोड़ा विस्तार से आप बताइए कि ये कानून कैसे और हमारी जिंदगियों को प्रभावित करेंगे या कैसे नागरिकों के अधिकारों को कम करेंगे। तो इसको अपन को कानूनों की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि जब अपने देश के अंदर हम लोग जब गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था जी, तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इंडियन पैनल कोड IPC जो बना जी, उसकी शुरुआत 1832 से लेकर के 1860 के बीच में 28 साल तक तमाम तरह की चर्चाएं की गई, मशवरा दिए गए, विधि विशेषज्ञों से समझा गया और पहली बार हिंदुस्तान में 1860 में IPC बनी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला है। कितना बड़ा मजाक और जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 47 में, संविधान बना 50 में, और हमारे यहाँ पे जो CRPC जो है उसका गठन तो 1973 में हुआ है। तो जो कानून 1973 में बने तो आज़ादी के बाद बने हैं ना, तो अंग्रेजों को 1973 के कानूनों से क्या संबंध। इनने जानबूझ करके जो कानूनों को जो बदला और जिस तरीके से इनने नाम दिया, IPC का नाम इनने क्या दे दिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023।
सीआरपीसी का नाम इनने दे दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट का नाम दे दिया इन्हें साक्ष्य अधिनियम। तो इस तरीके से नामकरण करते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ये जनता के हितों को ध्यान में रख करके कानून लेकर के आए हैं, जबकि असली मंशा ये है कि जनता के जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं, इनमें एक कटौती करेंगे। तो जो आपने ये पूरी अभी पृष्ठभूमि बताई, तो उसमें थोड़ा आप हमें उदाहरण से बता सकती हैं कि कैसे ये नागरिकों के हक को कम कर रहा है। कि मसलन अभी जैसे ये है कि मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर हो गई, तो उस एफआईआर में उसको चालान होता है, फिर चालान में अगर उस व्यक्ति से आपको पूछताछ करनी है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया थी, इसमें किस तरह के बदलाव आए हैं? तो इसमें हमको पहले समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि जो संवैधानिक अधिकार जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें किस तरीके से ये उनका हनन करना चाहते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लोग समझें कि इस कानून के पीछे इनका मुख्य मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर एक पुलिस प्रणाली को लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया, नए कानून के मार्फत देश के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके हाथों को इतने पावर देना चाहते हैं कि आम आदमी के बीच में भय और आतंक का एक वातावरण बने और आदमी अपने जनतांत्रिक अधिकारों को लेकर के सरकार के खिलाफ लड़ना बंद कर दे। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये पुलिस प्रणाली वाली जो मैंने कहा कि पुलिस को इतने अधिकार दे दिए, प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए, तो आज यहाँ पे जो कार्यपालन अधिकारी, जो तहसीलदार है, जिसको कार्यपालन दंडाधिकारी कहते हैं, कलेक्टर है, डीएम जो है, इनको ये अधिकार दे दिए गए कि मान लो किसी प्रकरण में अगर आपको एक प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको बुलाते हैं, कोरे कागजों में भी अगर आपसे कहते हैं आप दस्तखत करो, अगर आप कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी आम नागरिक इनके कहे अनुसार अगर उनकी बात को अगर मानने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो इनको इस कानून में अधिकार दे दिए गए कि 1 माह से लेकर 3 माह तक उनकी आज्ञा का पालन न करने के कारण उनको सजा देने का अधिकार इनको दे दिया गया है। अब मान लो हम कोई उदाहरण के तौर पर हम कोई जनता के सवालों को लेकर के हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी ये कहें कि आप आंदोलन नहीं करोगे, प्रशासनिक अधिकारी आंदोलन के साथ आपको 300 ऐसी शर्तें लेकर के आ जाएं जिन शर्तों का पालन आंदोलन में संभव ही नहीं है, और आपसे कहें कि आप इसमें दस्तखत कर दो, बॉन्ड भर दो, और आप अगर भरने से इनकार कर रहे हैं, दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं पे बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए कलेक्टर को, तहसीलदार को इतने पावर कि वो आपको सजा वहां सुना सकते हैं और उनके आदेश से आपको जेल भेजा जा सकता है। तो ये तो तानाशाही है, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ है। तो एक तो ये है जो बहुत खतरनाक है। दूसरा ये है कि इनने जो नागरिक सुरक्षा नियम की संहिता की जो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आप ये बताइए कि ये जो कानून है सीआरपी, हिंदुस्तान का कोई नागरिक हिंदुस्तान के बाद दुनिया के किसी भी देश के अंदर रह रहा है, और ये जो हमारी जो संहिता बन गई है, नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून बन गया है, इस कानून में तमाम तरीके की जो धाराएं उपधाराएं हैं, अगर कोई घटना घटित होती है, कोई कृत्य होता है, कोई अपराध दुनिया के किसी भी कोने पे अगर होता है, तो उस व्यक्ति का मुकदमा इस धारा, इस संहिता के साथ हिंदुस्तान में चलेगा। हिंदुस्तान की न्यायालयीन प्रक्रिया में उसको सजा दी जा सकती है, और दूसरे देशों में अगर है तो वहां पे सरकारों से चर्चा करके उसको यहाँ पे सजा भुगतने के लिए हिंदुस्तान में आने के लिए बाध्य होगा। तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है कि मान लो आज हम हिंदुस्तान की कितनी बड़ी संख्या में लोग विदेशों के अंदर हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में धंधा पानी कर रहे हैं, और मान लो वहां पे अपने अधिकारों के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, और सिर्फ भारतीय नागरिक होने के नाते उन पर हिंदुस्तान के अंदर मुकदमा कायम हो, उनको हिंदुस्तान उस पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़े, तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है ना। और फिर इसका जो दुरुपयोग है, इसका दुरुपयोग इस तरीके से हुआ कि जैसे मान लो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के चलते सरकार दमन कर रही है, और अपने बचाव में कोई आदमी हिंदुस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाए
तो उस आदमी पे हिंदुस्तान के अंदर मुकदमा चलेगा, हिंदुस्तान के उस न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जो धारा है, जो संहिता, उसके तहत उस पर सजा होगी। तो ये तो हमारे अधिकारों पे जबरदस्त हमला है ना। और इसका दुरुपयोग होगा, और इसका दुरुपयोग इस तरीके से होगा कि जैसे आज हम कह रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जिसकी सरकार है, ये संस्थाएं आज कठपुतली के तौर पे, तोते के तौर पे सत्ता के सारे में काम कर रही हैं। और आज इनका राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए या राजनीतिक विरोधियों भय आतंक का वातावरण करने के लिए हिंदुस्तान में संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जो कानून है, इन कानूनों से हमारे अधिकारों में जबरदस्त संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी और इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। मतलब आप जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने अपने इतिहास में भी पढ़ा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय यहाँ के नागरिकों को इकट्ठा करने और उनको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए लोग जाके विदेश में भी काम करते थे और विदेश से काम करके एक संगठन बना के और अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास करते थे। तो अगर कोई उस तरह का व्यक्ति है कि यहाँ किसी सरकार अच्छा नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है और यहाँ उसे काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा, यहाँ उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर वो विदेश में जाके इसी बात को कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हिंदुस्तान में हो जाएगा और उसको यहाँ लाके और उसकी एक तरीके से उसकी लड़ाई को खत्म कर दिया जाएगा और उसे जेलों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल यही है ना। और एक ये दूसरा जो आपने पहले का एफआईआर संबंधित, तो अभी तक अपने यहाँ पे होता था कि पुलिस किसी भी आम नागरिक को जिसके खिलाफ अगर कोई अपराध कायम होता है तो पूछताछ के लिए अगर पुलिस थाने ले जाती थी तो 24 घंटे के अंदर, उस 24 घंटे से ज्यादा थाने में उसको रखा नहीं जा सकता था। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता था। हाँ। अब इस कानून में आपने ये संशोधन कर दिया, इतनी पुलिस को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि पुलिस पूछताछ के नाम पर 7 दिन तक व्यक्ति को पूछताछ के बहाने उसको रख सकती है। और हमको ये मालूम कि 7 दिन रखने का मतलब क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उसमें ये भी एक है कि अभी तक ये था कि पुलिस पूछताछ के नाम पे किसी को भी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे टार्चर नहीं कर सकती। इसमें पुलिस वालों के अधिकार दे दिए गए कि पुलिस अगर विशेष परिस्थितियों में अगर शारीरिक तौर पे अगर कुछ क्षति भी अगर पहुंचाने की जरूरत पड़ती, मतलब जैसे कड़ाई के साथ अगर पूछताछ करना हो तो पुलिस को अधिकार दे दिए गए हैं। और ये अधिकार मिलने का मतलब ये है कि जब अधिकार नहीं थे, जब हिंदुस्तान में पुलिस कस्टडी में कितने लोगों की मौतें होती हैं और उन मौतों को किस तरीके से समान मौत घोषित कर दी जाती हैं, किसी को हार्ट अटैक से, किसी को पुरानी बीमारियों का हवाला दे दिया जाता है। और जब पुलिस को ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो आने वाले समय में पुलिस थाने जो हैं, पुलिस थानों की हालत ये हो जाएगी कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आम नागरिकों के साथ पुलिस के थानों के अंदर कितना दमन और जुल्म अत्याचार होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर। दूसरा ये है कि अभी तक ये होता था कि जैसे घटनाक्रम घटित हुआ, आप गए तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और अब पुलिस को इतना अधिकार है कि आपके साथ घटना घटे तो आपने अगर शिकायत कर दी है तो पुलिस तत्काल की बजाय 7-8 दिन तक आपके एफआईआर जांच के नाम पे कि हम जांच कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं, और घटना घटित होने के 7 दिन तक अपराधियों को, प्रभावशाली लोगों को, नेताओं को खुली छूट मिल जाएगी साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए। और फिर हम समझ सकते हैं कि इसका दुरुपयोग जो होगा, जो ताकतवर लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस देश के जो दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित तबका जो है उसका कितना ज्यादा दमन होगा, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा ये जो पुलिस तंत्र जो ये लाना चाहते हैं, ये अभी तक ये था कि पुलिस को किसी भी अपराध में 90 दिन के अंदर चालान पेश करना पड़ता था। और 90 दिन के अंदर जब चालान पेश करना है तो पुलिस की कार्रवाई थोड़ा तेज होती थी। और 90 दिन में चालान पेश होने के बाद जो निर्दोष हैं, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे बने हैं, तो अदालतों से उनको न्याय मिलता था, जमानतें मिल जाती थी। अब इसको आपने 90 दिन की समय सीमा को बढ़ा के 180 दिन कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस
बदले की भावना से किसी व्यक्ति को 6 महीने तक हाँ। चालान पेश न करने की वजह से निर्दोष आदमियों को जेलों के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये न्याय सस्ता सुलभ होने की बजाय न्याय को तो ये जटिल कर रहे हैं। इसलिए कानून इस पे भी मतलब आम जनता के हित में नहीं है। अभी तक ये होता था कि साक्ष्य इकट्ठा करने का काम, मान लो कहीं अपराध घटना घटित हुई तो पुलिस अपने साक्ष्य इकट्ठी करती थी और एक समय सीमा के अंदर उनको साक्ष्य लाना पड़ता था। अब आपने साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए इतना समय दे दिया है कि वो साक्ष्य को मिटाने के लिए पर्याप्त समय होगा अपराधियों के लिए। कहने का मतलब ये जो आपने जो न्यायालयीन प्रक्रिया कानूनों में जो आपने परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन के पीछे मुख्य आशय ये है कि आप जिनके हाथों में सत्ता है उनको आप मजबूत करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो पुलिस है, इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कमजोर करके इस देश के अंदर पुलिस प्रणाली जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जनतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पदों में बैठे हुए जो लोग हैं उनको आप ताकतवर बनाना चाहते हैं जनता के संघर्षों को कमजोर करने के लिए। मतलब जो जनतंत्र है उसको कमजोर करके और यहाँ पे एक अलग तरह का तंत्र जो है ये लोग विकसित करने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम आज़ाद हुए और ये जो देश था ये एक देश तो था नहीं, यहाँ तो रियासतें थी और लोग बहुत अलग अलग रियासतों में रह रहे थे, अलग अलग तरह की बोली भाषा रहन सहन सब कुछ का। और जब एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हमको एक साथ रहने के लिए एक राष्ट्र बनाने की जब बात आ रही थी तो उसमें ये बात कही गई थी कि हम मतलब स्टेट मतलब राज्य मतलब नेशन हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को न्याय देगा और वो न्याय जो है सिर्फ देगा पर नहीं, वो न्याय होते हुए दिखेगा भी। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले दिनों जो जिस तरीके से हुआ कि सीधे बुलडोज कर दिया, किसी के घर गिरा दिया। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए कि जैसे एक घर है तो उसके अंदर उसकी पत्नी रह रही है, उसके बच्चे रहते हैं, उसके माँ बाप रहते हैं, उसके भाई रहते हैं और अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध कर दिया है तो बिना उस पर न्याय किए आपने उसका घर गिरा दिया तो सजा तो आप उसकी पत्नी को भी दे रहे हैं, सजा आपने उनके बच्चों को भी दे दिया, सजा आपने उनके जो और साथ में लोग रह रहे हैं उनको दे दिया। उनका क्या कसूर था इसमें? तो ये जो हम एक तरीके से ये जो नया पैटर्न हम देख रहे हैं कि लोगों को बिना न्याय किए हुए और उनको सजा देने का जो है उसको ये मजबूत करेगा। मुझे लग रहा है ये इस तरह के जो कानून है ये उस प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे। इसमें क्या आपको कहना है? तो इसमें तो सीधा साधा है ना कि ये जो सत्ता में, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जो सत्ता है ये पूंजीपतियों के हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी जिसका पूरा का पूरा राजनीतिक बुनियाद सांप्रदायिकता पर आधारित है, तो इस देश के अंदर जो कारपोरेट है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनका गठजोड़ हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में बैठा है और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जानबूझ के सुनियोजित तरीके से हमारे देश के अंदर ये 3 नए कानून जो लाए गए हैं, इन कानूनों के मार्फत इस देश के संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा और आने वाले समय में हमारा देश तानाशाही के रास्ते पे पुलिस प्रणाली को लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा चुनाव के समय जो 400 पार वाला जो नारा था उसके पीछे जो आम चर्चा का विषय तो यही था ना कि ये सरकार 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि 400 पार 400 के ऊपर सीटें मिलने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान, उस संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, जनता के आम आदमी के मौलिक अधिकारों में आप कटौती कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आप अधिकार विहीन बनाना चाहते हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये कानून लेकर के आए हैं और जिस दिन इनको 400 पार के आसपास इनकी स्थिति अगर बनेगी तो हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से तानाशाही आएगी। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो कानून आए हैं ये कानून उस प्रक्रिया का पालन ही इन कानूनों ने नहीं किया
जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कानून बने हैं तो बनते हैं तो एक प्रक्रिया का पालन करना होता है और बहुत फिल्टर करके हमारे पास तक, नागरिकों के पास तक वो बातें पहुँचती हैं और वो कानून पहुँचते हैं, तो वो बिना उस प्रक्रिया का पालन किए हुए आए हुए हैं। दूसरा ये है कि नागरिकों के हाथ में जितनी ज़्यादा ताकत हो, तंत्र के हाथ में जो जितना कम तंत्र को जितना कम हम शक्तिशाली बनाएंगे, देश उतना ज़्यादा जनतांत्रिक होगा, देश उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसलिए ये उन कानूनों को लागू करके इसका उलट करना चाहते हैं। जो हम जनतंत्र की जगह ये लोग एक तरीके से तानाशाही तंत्र लाना चाहते हैं और अधिकारियों का भी राज लाना चाहते हैं। तो ये तो हम चलने नहीं देंगे और इसलिए हमको इसमें संगठित होके और हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इन कानूनों को और अच्छे से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और आम जनता को इसमें हमको जागरूक करना पड़ेगा कि वो कैसे इन कानूनों को ठीक से समझे। और ये आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय काम है और आप यहाँ पे आए, आपने इतना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आपसे अगली बार भी मिलके और इसका दूसरा पार्ट्स भी आ सके। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी कैसी लगी, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।